सुरभि, तुम तो सुहाग रात के मामले में अनुभवी हो, मैं तो इस मामले में बिल्कुल अनाड़ी हूँ। कहते हुए राकेश नशे में झूमता हुआ पलंग पर औंधे मुंह गिर पड़ा। सुरभि ने दिल में लगने वाले इस तीर को सहते हुए राकेश को सीधा किया और फिर गुमसुम सी बैठ गई। थोड़ी देर में राकेश गहरी नींद में सो गया था, लेकिन सुरभि की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वह अभी भी विधाता के खेल को नहीं समझ पा रही थी कि उन्होंने सुरभि के साथ इंसाफ किया था या ना इंसाफी की थी। चांद जैसे जैसे आसमान पर चढ़ता जा रहा था, सुरभि के दिल का जख्म नासूर सा बनता जा रहा था। पुरानी यादें चलचित्र की तरह आंखों के सामने घूमने लगी। सूरज, मैं तो अब थक गई हूँ, चलो वापस होटल चलते हैं, सुरभि ने हाँफते हुए कहा था। तब सूरज ने शरारत से उसे गोद में उठा लिया था और कहा था, सुरभि, अभी तो हमारी जिंदगी की शुरुआत है, इसमें ही तुम थक गई तो इतनी लंबी जिंदगी कैसे काटोगी? सुरभि ने फिर बच्चों की तरह मचलते हुए कहा था, सूरज, तुम भी थक जाओगे, बस बहुत हो गया, कल फिर आएंगे। अभी तो होटल वापस चलो। सूरज ने सुरभि का सिर अपने कंधे पर रखकर सहारा दिया और दोनों गुमसुम से होटल लौटने लगे। थोड़ी दूर चलने पर सुरभि ने फिर कहा, सूरज, मैं खुद को दुनिया की सबसे भाग्यशाली पत्नी मानती हूँ जो तुम्हारे जैसा पति मुझे मिला। इतना प्यार करने वाले मम्मी पापा, घर, पैसा, तुम्हारा इतना बड़ा कारोबार, क्या ये सब कुछ मुझे सहज ही नहीं मिल गया तुमसे शादी करके? और मैं क्या कम किस्मत वाला हूँ जो तुम्हारे जैसी सुंदर, सुशील, पढ़ी-लिखी लड़की मुझे मुफ्त में मिल गई। दोनों के हंसने की सम्मिलित आवाज़ घाटी में दूर तक फैल गई थी। अपने कमरे में आकर सूरज ने हीटर जला दिया और खाने का ऑर्डर देकर फ्रेश होने बाथरूम में चला गया। सुरभि फिर खिड़की के पास आकर मनाली की अंधेरी गहरी खाइयों को देख रही थी। यदि खुदा न खास्ता वह इन खाइयों में गिर गई, तब उसे कौन बचाएगा? ये तो इतनी गहरी और घनी है कि वह सूरज सूरज चिल्लाएगी तब भी आवाज़ ऊपर तक नहीं आएगी और तब वह वहाँ सूरज की याद में घुट-घुट कर मर जाएगी। यह सोचते हुए उसका बदन पसीने से तरबतर हो गया। तभी सूरज ने उसे पीछे से अपनी बाहों में जकड़ लिया था। फिर एकदम से अलग होते हुए बोला, अरे सुरभि, तुम तो पसीने से तरबतर हो रही हो। माथा भी गर्म हो रहा है, तबीयत तो ठीक है ना? कहते हुए सूरज डॉक्टर का पता लेने कमरे के बाहर जाने लगा। तब सुरभि ने उसे रोकते हुए कहा, सूरज, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। मैं तो यहाँ की गहरी खाइयों को देखकर डर गई थी। तब सूरज ने हंसते हुए कहा था, सुरभि, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, डर की बात मन से निकाल दो और फिर मैं रहूँ या न रहूँ, तुम हमेशा हंसती मुस्कुराती रहो, यही मेरी तमन्ना है। अब माहौल थोड़ा हल्का हो गया था। वेटर खाना लगा कर गया था। खाना खाकर सूरज टीवी देखने लगा और सुरभि अपने सास-ससुर से फ़ोन पर बातें करने लगी थी। हनीमून के 10 दिन कैसे गुज़र गए मालूम ही नहीं हुआ। दोनों वापस भोपाल आ गए थे और सूरज फिर अपने कारोबार में लग गया। दोनों ने आपसी सहमति से 5 साल तक घर में कोई मेहमान नहीं लाने की योजना बनाई थी। 1-2 बार जब सुरभि की सास ने इस बारे में बात की, तब सुरभि की कुटिल हँसी से समझ गई कि अब उनका पुराना ज़माना नहीं रहा कि इधर शादी हुई और उधर बच्चों की लाइन लगनी शुरू हो गई और यदि बच्चे नहीं हुए तो बहू पर लांछन लगाने शुरू हो गए। चाँद अब उतार पर आ गया था, लेकिन सुरभि की पथराई सी निगाहें बंद कमरे की दीवारों पर कुछ पढ़ने की कोशिश कर रही थी। जीवन कितना क्षणभंगुर है, इसका एहसास उसे तब हुआ जब दफ्तर से वापस आते वक्त एक एक्सीडेंट में सूरज उससे बिछड़ गया था। सब कुछ जैसे सूरज के साथ ही चला गया। बड़ा घर, सुविधा, आराम की सब चीज़ें सुरभि को काटने दौड़ती थी। एक दिन सूरज के पिताजी अनिल मेहता ने सुरभि से कहा, बेटी, ये जिंदगी बहुत लंबी है। तुम्हें मैं आंसू बहाते देखता हूँ तो मेरा कलेजा मुंह को आ जाता है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी शादी करके हम तुम्हारे जीवन को फिर से खुशियों से भर दे। लेकिन सुरभि इस स्थिति को स्वीकारने के लिए दिल से तैयार नहीं थी। वह चाहती थी कि सूरज की यादों के सहारे पूरी जिंदगी काट दे। एक दिन सुबह सुबह सुरभि अपने ससुर के लिए चाय लेकर जा रही थी कि कमरे से आती आवाज पर उसके पांव दरवाजे के बाहर थम गए। कंपनी के वकील कह रहे थे, मेहता साहब, कानूनी तौर पर आपकी पुत्र वधू इस कारोबार और संपत्ति की हकदार है। यदि आप चाहते हैं कि आपके लड़के के नहीं रहने पर सुरभि कानूनी तौर पर संपत्ति और कारोबार की हकदार नहीं रहे तो सुरभि की शादी कर दे। इस पर मेहता साहब बोले, वकील साहब, मैं भी यही सोचता हूँ कि सुरभि की शादी कर दूँ। इससे समाज में मेरा नाम भी हो जाएगा कि मैंने अपनी पुत्र वधू को पुत्री के समान समझते हुए उसका घर बिना किन्हीं पूर्वाग्रहों के बसाया। फिर दोनों की जोरों से हंसने की आवाज बाहर आई। मेहता साहब अब रोज सुरभि को अतीत की याद दिलाकर भविष्य सुधारने के लिए उकसाते। इधर सुरभि की सास सब कुछ समझते हुए भी सुरभि को ताने देते हुए कहती, अरे 4 साल में एक बच्चे को भी इस घर में नहीं लाई, उसी के सहारे ये बुढ़ापा हंसते खेलते गुजर जाता। कैसी मनहूस लड़की से मैंने सूरज की शादी की थी। सूरज के जाने के साथ ही सूरज के माता पिता का व्यवहार
सुरभि के प्रति बेगाना सा हो गया था और फिर कंपनी के वकील के साथ मेहता साहब की बात से सुरभि डर गई थी। एक दिन सुरभि ने अपने मायके जाकर वहीं रहने का अनुरोध अपने सास ससुर से किया, लेकिन वह इसके लिए तैयार नहीं हुए। आखिर सब तरफ से हार कर सुरभि मेहता साहब को अपनी दूसरी शादी की सहमति दे दी। 6 महीने बाद सुरभि की शादी राकेश के साथ करा दी। सुबह की लाली आसमान पर छाने लगी थी। सुरभि की पूरी रात जागते हुए बीती। राकेश ने करवट बदलते हुए फिर कहा, सुरभि तुमने तो पूरी रात ही बेकार कर दी। अरे थोड़ी देर के लिए मुझे सूरज ही समझ लेती। मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ, कहते हुए सुरभि कमरे से बाहर निकल गई। सुरभि अभी किचन में जाकर चाय के लिए पानी गैस पर चढ़ाया ही था कि उसे राकेश की माँ की आवाज़ सुनाई दी। अरे उस घर भले ही तू कुछ भी करती हो, उससे मुझे मतलब नहीं, लेकिन इस घर में तुझे नहा धोकर ही किचन में आना होगा। बिना किसी प्रतिवाद के सुरभि ने उनकी बात मान ली थी। राकेश तैयार होकर ऑफिस चला गया। दोपहर को उसकी कुछ सहेलियां मिलने आई। उनमें से मेघा ने सुरभि से कहा, सुरभि कुछ भी कह, तू है किस्मत वाली। पहले सूरज था और अब राकेश। सच में हम तो एक से ही बंधे हैं। सुरभि ने महसूस किया कि वह जहाँ से गुजरती है लोगों की अजीब सी निगाहों का सामना करना पड़ता है। उसे एहसास होने लगा कि पुनर्विवाह एक दो धारी तलवार की तरह है। लोग इसका एक पहलू देखते हैं, लेकिन दूसरा पहलू जिसे नारी भुगतती है उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। अतीत, वर्तमान और भविष्य के चक्रव्यूह में नारी फंस जाती है। एक बार रात में राकेश अपने दोस्त के साथ बैठा बात कर रहा था। उसके दोस्त कह रहे थे, राकेश तूने सूरज की जूठन को क्यों स्वीकार किया? अरे तुझे तो एक से एक लड़कियां मिल जाती। तब राकेश जो नशे में हो चुका था बोला, मेहता ने इस शादी के लिए 10 लाख रुपए दिए हैं। इतनी बड़ी रकम के एवज में सुरभि से शादी करना क्या बुरा है? और इसी के साथ सब हंसने लगे। अब तक सुरभि सभी पहलुओं से परिचित हो चुकी थी। समय अपनी गति से गुजर रहा था। सुरभि जितनी सामान्य होने की कोशिश करती, रोज ही कोई न कोई ऐसी घटना घट ही जाती जिससे उसके अहम को चोट पहुंचती थी। राकेश बात बात में उसे उसका अतीत याद दिलाता और ताने देता रहता। सुरभि सोचती कि क्या पुनर्विवाह करने वाली हर नारी को इस तरह की दोहरी मानसिकता में रहना पड़ता है। एक दिन जब राकेश सुबह उठा तब कमरे में उसे सुरभि नहीं दिखी। बिस्तर पर एक चिट्ठी रखी थी जिसमें सुरभि ने लिखा था, राकेश शायद पुनर्विवाह नारी के लिए एक दुखद पहलू ही है। हो सकता है इसके पीछे सोच अच्छी रही हो, नारी को असहाय समझते हुए सहारा देने की अवधारणा इसके पीछे रही हो, लेकिन जब सहारा एहसान सा दिखने लगे और नारी मन को ओछी मानसिकता के चलते घर बाहर सब जगह दूसरे दर्जे का स्थान मिले, वह भी जिंदगी भर तानों के साथ, इससे अच्छा तो यह है कि रास्ते ही बदल दिए जाए। मैं तुम्हारी जिंदगी से हट जाऊं, इसलिए मैं अपने मायके जा रही हूँ। तुम अपनी खुशी के लिए सुविधा अनुसार तलाक के कागजात भेज देना, मैं दस्तखत कर दूंगी। सुरभि चिट्ठी पढ़कर राकेश एक बार तो सोच ही नहीं पाया कि यह क्या हो गया। साथ ही उसे सुरभि की अनंत पीड़ा का भी एहसास हुआ जिसे उसने समझा ही नहीं था। पुनर्विवाह पुरुष के लिए भले ही सहज होता हो, परंतु नारी के लिए उतना ही कष्टप्रद हो सकता है। राकेश ने तो सोचा था कि उसने सुरभि से शादी करके उसके ऊपर बड़ा एहसान किया है, अब वह जिंदगी भर उसके एहसान तले जीती रहेगी, लेकिन सुरभि ने जल्दी ही वास्तविकता से उसे परिचित करवा दिया। राकेश संताप की आग में जल रहा था। अगले ही दिन वह सुरभि के मायके गया। उसे लगा सुरभि ने ये सब बातें घर में भी बता दी होगी, जिससे उसे सुरभि के माता पिता और सुरभि के कोप का भाजन बनना पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हालात ने सुरभि को इतना कठोर बना दिया था कि मानो उसे जहर का प्याला पीने की आदत हो गई थी। सुरभि ने सहज ही राकेश से पूछा, अब क्या लेने आए हो? राकेश ने शर्म से सिर झुकाते हुए कहा, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारा दर्द समझने में मुझे थोड़ी देर लगी, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि मैं तुम्हें जिंदगी भर नहीं छोड़ सकता। मुझे माफ कर दो सुरभि, अतीत के दरवाजे आज से तुम्हारे लिए बंद हो गए हैं। अब तुम और मैं केवल भविष्य की ओर बढ़ेंगे, पूर्व की तरह। सुरभि बिना कोई प्रतिवाद किए अपना सामान बांधने लगी राकेश के साथ जाने के लिए। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब